हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में बताएंगे कि आरआरबी ग्रुप डी का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कितने प्रोसीजर में आरआरबी ग्रुप डी का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में तो आरआरबी ग्रुप डी में सबसे पहला प्रोसीजर जो रहता है वो सीबीटी एग्ज़ाम का रहता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। जो व्यक्ति कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएगा, इसके बाद उसको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप फिजिकल टेस्ट एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर आपको मेडिकल टेस्ट देंगे। जब मेडिकल पास कर लेंगे तो आपका लास्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सभी स्टेप किस प्रकार से होते हैं मैं आपको बताएंगे कि फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, आई टेस्ट आपका कैसे होता है, नियर डिस्टेंस चेक कैसे होता है, मैं आपको सारे टेस्ट के बारे में दिखाने वाले। देखिए, इसमें डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है, इसके बाद इसका जो रहता है नियर डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करते हैं, इसके बाद कंप्यूटर आई टेस्ट करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं मैं सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद सभी तैयारियां आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, जिससे आपको आगे कोई समस्या नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका पहला प्रोसीजर क्या रहता है, सीबीटी टेस्ट एग्ज़ाम। सीबीटी एग्ज़ाम जब सबसे पहले आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम कैसे देंगे आप, क्या क्या इसमें पूछ सकता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, जिसमें कुल 90 मिनट में 100 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर दिया जाएगा। 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा, जिसमें एक नंबर पे एक प्रश्न पे 1 नंबर मिलेगा आपको। अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। इतना तक हर किसी को पता है। इसके बाद इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जनरल साइंस 25 प्रश्न 25 नंबर का पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न 25 नंबर का पूछेगा, रीजनिंग का 25 प्रश्न 25 नंबर का पूछेगा, इसके बाद जीके जीएस का 25 प्रश्न 25 नंबर का पूछेगा। हर प्रश्न पे हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। आपको 90 मिनट में 100 प्रश्न हल करना पड़ेगा। तो फिर इसके बाद इसका ये पहला प्रोसीजर कंप्लीट होगा सीबीटी एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको दूसरा जो प्रोसीजर रहता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, लोग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तो है लेकिन उतना टफ नहीं है। फिजिकल टेस्ट आपको एकदम आसानी से पार कर लेंगे। फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग रहता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग रहता है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको फिजिकल टेस्ट में 35 किग्रा का भार 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना रहता है। आपको 35 किग्रा का भार बोरी में या तो बालू देते हैं या मिट्टी देते हैं, कुछ भी देते हैं, 35 किग्रा का भार रहता है। इसे आप अपने कंधे पे या कैसे भी उठा करके बिना रखे एक बार में आपको 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना रहेगा। बस आपकी इफ़िशियंसी देखते हैं कि आप दक्ष हैं, कि आप कुशल हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं, आपका फिटनेस चेक करते हैं बस। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेडिकल के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से बनवा के ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, उसका मान्य होता है कि नहीं, भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो इसका जो फिजिकल चेक करते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी नॉमिनल रहता है। बस आपको 35 किग्रा का भार 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना रहता है मेल कैंडिडेट के लिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये लोग लेके जा रहे हैं। और इसके बाद एक और रहता है, 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में तय करना रहता है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए कुछ अलग रहता है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ये लोग जा रहे हैं, 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में तय करना रहता है, जो कि काफ़ी आराम रहता है, आसानी से लोग पार कर लेते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किग्रा का भार 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना रहता है। जहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 35 किग्रा का भार है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किग्रा का भार कर देता है। और इसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो 5 मिनट 40 सेकेंड में तय करना रहता है। जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 4 मिनट 15 सेकेंड में तय करना है 1 किलोमीटर की दूरी, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड में तय करना है। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो लास्ट में फिर इसके बाद आपका आता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है मेडिकल टेस्ट। और मेडिकल टेस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में मेडिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और भी मेडिकल में सबसे पहला चेकिंग होता है जो आपका, वो होता है आई का टेस्ट, आँख का टेस्ट। तो सबसे पहले आपका जो चेक करते हैं डिस्टेंस विजन टेस्ट।
तो डिस्टेंस विजन टेस्ट हम आपको यह बताते हैं, जो कुछ भी चेकअप करवाना है वहाँ पे आप यहीं हमारे वीडियो में देख ले रहे हैं, यही सब चेकिंग होता है। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, सीबीटी एग्ज़ाम पास कर लेते हो, तो आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जा कर के अपना सब कुछ चेकिंग करवा करके उसका रिपोर्ट पहले से ही तैयार रखिए। क्योंकि जब आप मेडिकल के बाद वहाँ पे जब आप मेडिकल टेस्ट में जाएंगे तो ये सब सर्टिफिकेट अगर आप पहले से ही बनवा के रखे रहेंगे अपने पास, तो आपकी इन सब सर्टिफिकेट का भी मान्य वो लोग करते हैं। अगर आप कहीं से इधर उधर आप लोग जानबूझ के आपको छांटने का प्रयास करेंगे, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि हाँ, मैं ये सब जांच पहले से ही करवा चुका हूँ और मैं इसमें सही हूँ। तो सबसे पहले डिस्टेंस विजन चेक करते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो अपना मेडिकल करवा करके ही वहाँ जाइएगा मेडिकल करवाने के लिए रेलवे में। तो डिस्टेंस विजन कैसे चेक करते हैं? डिस्टेंस विजन आपको दूर पे बैठा देंगे और इस तरीके से एक कोड आएगा, आपको कार्ड देंगे, आपके सामने कार्ड देखेंगे। इसमें सबसे पहले बड़ा अक्षर रहेगा, फिर उससे छोटा अक्षर लिखा रहेगा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, इस तरीके से करके बहुत छोटे नंबर तक अक्षर लिखे रहेगा। जिसमें इसका एक क्राइटेरिया रहता है, आपको बिना चश्मा लगाए 6x6 दूरी तक डिस्टेंस को देखना रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 6x6 डिस्टेंस क्या रहता है। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी ग्रुप डी के लिए 6x6 इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप 6x6 का नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब बिना चश्मा लगाए, चश्मा लगा करके नहीं, आपको बिना चश्मा लगाए ये सब देखना रहता है। तो जो 6x6 का रहता है तो इसका मतलब क्या रहता है, 6x6 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये छठवें नंबर का जो अक्षर लिखा हुआ है ये 6x6 का है। तो इसको आपको बिना चश्मा लगाए देखना रहता है। दूर से आपको इस तरीके से दिखाएंगे, एक आंख बंद करके आपको कहेंगे देखने के लिए कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, आपको पहचानो और उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं। ये अक्षर भी हो सकता है, शब्द भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है। वहाँ लिखा रहता है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो ये छठवें अक्षर का शब्द जो लिखा हुआ है इसको आपको बिना चश्मे का पढ़ना रहता है। अगर आप चश्मा बिना लगाए पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस विजन जो है 6x6 का पास है, तो आप मेडिकल में पास कर दिए जाते हैं। अगर आप चश्मा लगा करके पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका डिस्टेंस विजन 6x6 का कमज़ोर है, अभी आपका आँख उस तरीके से नहीं है। तो फिर इसके बाद जब डिस्टेंस विजन में आप पास हो जाओगे तो फिर आपका आता है नियर विजन टेस्ट। फिर आपको नियर विजन टेस्ट देखते हैं कि आप कितनी नियर तक पढ़ ले रहे हैं, सही से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो नियर विजन टेस्ट कैसे लेते हैं इसके बारे में देखिए। एक ऐसा नियर विजन टेस्ट कार्ड होता है, इसको रख देते हैं आपके सामने। फिर इसके बाद आपको एक चश्मा लगाते हैं आपके आँख में और उसमें बारी बारी से एक एक लेंस डालते जाते हैं। जो लेंस धीरे धीरे कम होता जाता है और आपको पूछते हैं दिख रहा है, अगर आप बोलते हैं हाँ तो फिर दूसरा लेंस डालते हैं, फिर बोलते हैं दिख रहा है। धीरे धीरे लेंस की जो कैपेसिटी होती है कम होती जाती है। आपका लास्ट में जब आप कह देंगे कि हाँ अब नहीं दिख रहा है, तो उसी समय वो चेक कर लेते हैं कि इनकी नियर डिस्टेंस विजन कितनी है, कितना तक ये आदमी देख सकता है। तो इसका आप मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा के ले जाइए कि यहाँ पे काफ़ी वो लोग झोल करते हैं। कभी कभी आपको आप देख लेते हैं फिर भी मैटर को कहते हैं नहीं देख पा रहे। इसलिए आप अगर सीबीटी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो ये सब मेडिकल टेस्ट आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा करके लेके जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे ये सब चेक करते हैं, पहले डिस्टेंस विजन, फिर इसके बाद नियर विजन टेस्ट करते हैं। तो अगर आप नियर विजन टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर इसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में क्या होता है, कई रंग होते हैं, उन सभी रंगों के बीच में अलग अलग तरह का रंग रहता है, जिसमें कुछ अंक लिखे रहते हैं, शब्द भी लिखे रहते हैं, अक्षर भी लिखे रहते हैं। तो इनमें आपको कई कलर के बीच में एक कलर को पकड़ना रहता है। जैसे अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है, कुछ अंक लिखा हुआ है, जैसे इसमें 7 लिखा हुआ है, 7, इसमें 13 लिखा हुआ है, इसमें 16 लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, इसमें 12 लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, इसमें 9 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए भी बोलते हैं। आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं। कई रंग होता है, उन रंगों में कुछ अलग रंग रहता है जिसमें आपको पहचानने के लिए, जैसे ये भी देखिए इस रंगों के बीच में एक शब्द लिखा हुआ है 12, एक अंक लिखा हुआ है। इसमें आपको बीच में पूछते हैं कि बताइए इसके अंक बीच में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आप देख करके बता दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में आप पास हैं। फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में पास कर देते हैं। फिर इसके बाद आता है कंप्यूटर आई टेस्ट। आँख की सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी में सबसे इम्पोर्टेंट आँख का चेकिंग रहता है। क्योंकि अगर आपको आँख में कोई प्रॉब्लम रहेगा, आप सिग्नल को नहीं पकड़ पाएंगे, आप नहीं जान पाएंगे और कौन सा सिग्नल दे रहा है, रेड सिग्नल है या फिर कलर को नहीं पहचान पाएंगे, तो आप
ट्रेन पे ट्रेन को चढ़ा सकते हैं, दुर्घटना बहुत ज़्यादा करा सकते हैं। इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है। इसके बाद कंप्यूटर आई टेस्ट। कंप्यूटर में आपकी आँख को देखने के लिए बोलते हैं, एक कंप्यूटर का इक्विपमेंट रहता है, एक ऐसा इक्विपमेंट रहेगा जिसमें आपको देखने के लिए बोलेंगे। जब आप उसमें देखेंगे तो आपकी आँख में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड जो इक्विपमेंट रहता है वो पकड़ लेता है, आपका कोई भी प्रॉब्लम रहेगा वो आप उनको बता देगा। तो फिर उसकी वो लोग जांच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया डिस्टेंस विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन टेस्ट में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपको नियर विजन टेस्ट में ले जाते हैं। अगर आप नियर विजन टेस्ट में पास होते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक करते हैं। जब आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को भी पास कर ले जाते हैं तो फिर आपको आगे आता है कंप्यूटर आई टेस्ट। कंप्यूटर आई टेस्ट को पास करने के बाद आपको सीधा देखिए इस तरीके से कंप्यूटर आई टेस्ट पास करते हैं, जिसमें चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। इसका मशीन में इस देखने के लिए बोलते हैं। अगर आपके आँख में कोई भी प्रॉब्लम रहता है, मोतियाबिंद या कुछ भी रहता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से वो लोग पकड़ लेते हैं, तो उसको चेकिंग कराने के। इसके बाद कुछ अन्य भी चेकिंग होता है, जैसे क्या चेक करते हैं, चेस्ट टेस्ट विथ एक्सरे। आपके चेस्ट को एक्सरे के माध्यम से चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, डायबिटीज चेक करने के लिए हाइड्रोसेल चेक करते हैं, पाइल्स टेस्ट चेक करते हैं। तो ये सब मेडिकल में चेक करते हैं। तो फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा चेस्ट कैसे एक्सरे के द्वारा चेक करते हैं। देखिए आपके चेस्ट का एक्सरे करते हैं, इसके बाद उसमें सभी हड्डियों को चेक करते हैं, कोई हड्डियाँ टूटी फूटी तो नहीं है, आप जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से है कि नहीं। एक्सरे के माध्यम से आपके चेस्ट को अच्छे से जांच करते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट जो कुछ भी होता है, टेक्नीशियन, सभी में ऐसा चेकिंग होता है। तो आपका चेस्ट टेस्ट विथ एक्सरे के साथ चेस्ट को चेक करने के बाद आपका दूसरा आएगा यूरिन टेस्ट। आपको यूरिन टेस्ट अच्छे से करते हैं। यूरिन टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में यही केवल चेक करते हैं कि इनको शुगर वूगर की कोई समस्या नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट होने के बाद आपका आता है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको हाइड्रोसेल भी चेक कराना पड़ता है, जिसमें देखिए एक ये है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन ये दूसरा जो है इसमें पानी भर चुका है। तो अगर आप इसमें कहीं गड़बड़ होते हैं, अनफिट होते हैं, तो भी आपको वहाँ पे निकाला नहीं जाता, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। आपको 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया जाता है, आप ऑपरेशन करिए, कुछ भी कराइए, उसको सही कराइए। तो इसमें आपको निकालते ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसके बाद अगर आप इस मेडिकल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो फिर आपका पाइल टेस्ट आता है। पाइल टेस्ट कैसे करते हैं, पाइल टेस्ट चेकिंग होने के बाद अगर आप पूरी तरह से सभी मेडिकल में पास कर जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फार्म लेके जाना होता है। आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आप उसको अपने पास अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फार्म, जो आप रेलवे ग्रुप डी के लिए फार्म अप्लाई किए थे तो उस समय एक एप्लीकेशन फार्म मिलता है, वो फार्म आप कहीं खोइएगा नहीं, उस फार्म को ज़रूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि वो सबसे पहले मांगते हैं। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड, जो आप एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जाते हैं, एडमिट कार्ड आपको ज़रूर लगेगा, एडमिट कार्ड आपका वो ज़रूर मांगेंगे। इसके बाद 10वीं का मार्कशीट मांगेंगे, 10वीं का मार्कशीट, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है, ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये 10वीं के आधारित पे है, तो 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद अगर आप आईटीआई के बेस पे डालेंगे तो आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद अगर आपके पास मैक्सिमम सर्टिफिकेट है, मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन के अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। जैसे आप 12वीं किए हुए हैं, इसके बाद डिप्लोमा किए हुए हैं, कुछ लोग बीटेक भी किए रहते हैं, तो आप इसको लगा सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका वो प्रमोशन का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसा आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ी, अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रमोशन का चांस जल्दी मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्वालिफ़िकेशन का जानकारी काफ़ी अच्छा है। आप बीटेक किए हुए हैं, अभी ग्रुप डी में कर रहे हैं और आपके पास बीटेक की डिग्री भी है। अगर कोई उनको प्रमोशन के लिए किसी लड़के की ज़रूरत पड़ता है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट डिग्री है। तो आप अपना हाईएस्ट डिग्री भी ले करके जाइएगा, वहाँ वो लोग मांगते हैं, अगर रहेगा तो लेते हैं। फिर इसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे आप सेंट्रल का बनवाइएगा। यहाँ पे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें जो सर्टिफिकेट लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है वो
सेंट्रल का लगता है, न कि स्टेट का। स्टेट का नहीं चलेगा, आप ज़रूर ही स्टेट का न बनवा, स्टेट का भी बनवा के रखिएगा अपने पास, लेकिन सेंट्रल का उनके देने के लिए सेंट्रल का ज़रूर लेके जाइएगा। इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं, दूर का नहीं होना चाहिए। उनको जब वो देने जा रहे हैं, जब वो फार्म अप्लाई किए तब से लेकर के 6 मंथ के बीच में ही का ही होना चाहिए, इससे आगे का नहीं होना चाहिए। इससे आगे का रहेगा तो लोग नहीं लेते हैं, इससे बाद का और पहले का रहेगा चलेगा, लेकिन इससे बाद का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ के बीच का ही होना चाहिए। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, आपके पिताजी का इनकम कितना आता है सालाना, इसका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। फिर इसके बाद लगता है आधार कार्ड, आपको इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड, तो आपको लेके ही जाना पड़ेगा। ओरिजिनल और झेरॉक्स भी करवा के ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा। इसमें जो कुछ भी सर्टिफिकेट मैंने बोला, सब सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और इसका झेरॉक्स भी लेके जाना है। ओरिजिनल भी वहाँ वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल भी लेते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ भी बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। ये आपका मेडिकल्स कैसे होता है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को सब्सक्राइब जरूर करें।